अतिचालकता आपको बताना है। सुपर कंडक्टिविटी या अतिचालकता क्या होती है, ये घटना कौन सी है और अतिचालक पदार्थ कौन से होते हैं, ठीक है ना। अतिचालकता क्या है, अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं, उनका उपयोग क्या है, ठीक है ना, उनका उपयोग ध्यान दीजिएगा। अतिचालकता, अतिचालकता या इसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी क्या है, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। अतिचालकता मतलब जो अत्यंत चालक हो। अगर कोई मतलब धातु है अत्यंत चालक हो जाए, इसका मतलब कि उसका प्रतिरोध नगण्य हो गया, क्योंकि अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा किसी चालक का तो उसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका प्रतिरोध नगण्य हो या बहुत कम हो। तो जो अतिचालक होते हैं उनका प्रतिरोध नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। वास्तव में ये कोई चालक स्पेशल चालक नहीं है, बल्कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सामान्य अवस्था में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, सामान्य अवस्था में चालक की तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ को आप जानते ही हैं कि क्या कहा जाता है, चालक कहा जाता है। चालकों में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो कल आपको बताया गया था, क्लियर हो गया होगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, और ताप घटाने पर क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ऐसे कुछ चालक होते हैं, उसमें पारा भी सम्मिलित है, एल्यूमिनियम भी सम्मिलित है, कैडमियम, ठीक है, टिन, कई तरह की धातुएं हैं सम्मिलित है, जो ताप के कम होने पर अपनी चालकता को क्या करती हैं, अपने प्रतिरोध को घटाती हैं। मतलब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालकों की बात कर रहा हूं। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर प्रतिरोध घटता है। तो जैसे चालकों में होता है, सामान्य रूप से नियम लागू होता है उनके पास भी, मतलब ताप के कम होने पर प्रतिरोध कम होता है। लेकिन जब उनका ताप एक निश्चित लेवल से ज्यादा कम होता है, एक निश्चित ताप से जरा सा भी कम अगर उनका ताप गया, तो वे पदार्थ, ठीक है, उनका जो प्रतिरोध रहता है वो प्रतिरोध अब घट करके एकाएक जीरो हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि एक तरफ ताप है, एक तरफ प्रतिरोध है, तो ताप के घटाने पर क्या होगा, प्रतिरोध भी आनुपातिक रूप से घटेगा। लेकिन एक निश्चित ताप के नीचे, एक निश्चित ताप के नीचे अगर हम आ जाएंगे तो ये प्रतिरोध एकाएक घट के शून्य हो जाएगा। जैसे पारे की बात करें अगर हम, तो ऐसे ग्राफ बनता है इसका, ऐसे, मतलब शुरू में क्या है, ग्राफ थोड़ा थोड़ा डाउन होगा, ठीक है ना। ये ताप आपका है, इधर प्रतिरोध है। ये पारे के लिए मैं बता रहा हूं, पारे के लिए ये ताप और प्रतिरोध की बात है। ताप को हम कम करते जा रहे हैं तो क्या है, प्रतिरोध भी डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। जो जो ग्राफ को हम अंदर से बाहर से अंदर की ओर ला रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रतिरोध गिर रहा है। लेकिन जब हम एक निश्चित ताप पर पहुंच गए, यहां पहुंच गए, तो एकाएक ये प्रतिरोध घट करके शून्य हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य हो गया। तो एक निश्चित ताप के नीचे अगर हम पहुंच जाते हैं तो प्रतिरोध पहुंच करके शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, इसका मतलब कि वह अतिचालक हो गया। क्या हो गया, अतिचालक। इसका मतलब अब अगर उसमें से हम धारा प्रवाहित करना चाहें तो जरा सा भी हमको बल नहीं लगाना पड़ेगा, जरा भी ऊर्जा आपकी व्यय नहीं होगी। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और ऐसे जो गुण होते हैं, ऐसा जो उनका गुण है, इसी गुण का नाम क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, इस गुण को हम कहते हैं। बात क्लियर हो गई ना, सुपर कंडक्टिविटी। पारे के, अच्छा, जिस निश्चित ताप पर अतिचालक जो पदार्थ होते हैं, जिस निश्चित ताप के नीचे आने पर यह घटना होती है, उस ताप को हम कहते हैं संक्रमण ताप।
क्या कहते हैं उस ताप को? उसको कहा जाता है संक्रमण ताप। उस ताप का नाम क्या है? संक्रमण ताप होता है, या उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। तो संक्रमण ताप वह निश्चित तापमान है जिसके नीचे आने पर जो सुचालक होता है वो पदार्थ अतिचालक बन जाता है। सुचालक पदार्थ क्या बन जाते हैं? अतिचालक बन जाते हैं उस निश्चित तापमान के नीचे आने के बाद। बात ठीक हो गई इतनी? पारे के लिए कितना होता है? ये 4.2 केल्विन होता है। 4.2 केल्विन। आप सोच सकते हैं कि कितना नीचे तापमान है ये, समझ रहे हैं बात को? 4.2 केल्विन ये संक्रमण ताप है। किसका? पारे का है। वास्तव में बहुत नीचे तापमानों पर ही ये घटना संभव होती है, और ये घटना आपकी जो संभव होती है लगभग जो है 0.1 केल्विन से 1 केल्विन से नीचे 0.1 केल्विन के बीच में, या 10 केल्विन से नीचे इतने के बीच में लगभग ताप अगर होगा तभी यह घटना संभव होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। मतलब जो संक्रमण ताप है उसका मान 10 केल्विन से कम और 0.1 केल्विन से ज्यादा होता है। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, समझ रहे बात को? जैसे अगर हम कहें तो कैडमियम के लिए, ठीक है, टंगस्टन के लिए कितना होता है? 0.01 केल्विन। टंगस्टन के लिए 0.01 केल्विन, और कैडमियम के लिए ये कितना होता है? 0.56 केल्विन, है ना? और भी अलग अलग है, आप इसको जान सकते हैं। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए, टिन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए 1.19 केल्विन, टिन के लिए कितना होता है? 3.7 केल्विन। सबके लिए अलग अलग होता है, याद करने की जरूरत आपको नहीं है। पारे का अक्सर पूछा जाता है, पारे का आप याद रखिएगा। पारे का 4.2 केल्विन जो है वो संक्रमण ताप होता है। मतलब पारा 4.2 केल्विन के नीचे आने के बाद सीधे वो सुचालक बन जाता है, मतलब अतिचालक बन जाता है, समझ गए? इसी गुण को हम क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। अच्छा, अतिचालकता तो आप जान गए, इसका क्या उपयोग है जानिए। देखिए, अतिचालकता का एक मुख्य उपयोग है, क्योंकि जब पदार्थ अतिचालकता की अवस्था में होता है, समझ रहे हैं आपको? जब पदार्थ अतिचालकता की अवस्था में होता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि अगर उसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया जाए तो कोई भी ऊर्जा व्यय नहीं होगी। व्यय होने वाली ऊर्जा का मान क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में वह पदार्थ अतिचालक है। इसका मतलब प्रतिरोध शून्य है। जब प्रतिरोध शून्य है अर्थात धारा प्रवाह का कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो व्यय होने वाली ऊर्जा शून्य हो जाएगी। व्यय होने वाली ऊर्जा का सूत्र जो है I²RT होता है। मतलब प्रतिरोध जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा व्यय होगी धारा प्रवाह में। जब प्रतिरोध ही शून्य हो गया तो व्यय होने वाली ऊर्जा का मान भी 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो हमारे तार हो, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का तार अगर हम ले लें, और एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है? 1.19 केल्विन तापमान होता है। ठीक है, तो अगर एल्यूमिनियम के तार को, एल्यूमिनियम तार का बंडल मान लीजिए है, उस तार को, ठीक है, हम अतिचालक बना लें। अतिचालक बनाने का मतलब उसका जो टेम्परेचर है वह बहुत कम कर दें। 1.19 केल्विन संक्रमण ताप है तो उससे नीचे कर दें, तो क्या होगा? वही एल्यूमिनियम की जो धातु हमारी है या एल्यूमिनियम का जो तार हमारा है वो क्या हो जाएगा? अतिचालक हो जाएगा वो। और जब वो अतिचालक हो जाएगा तो उसके अंदर से धारा प्रवाह अगर हम कर देंगे तो कोई भी ऊर्जा व्यय नहीं होगी। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को क्या करते हैं? उसके तार के बने हुए बंडल को, ठीक है, संक्रमण ताप के नीचे ला करके उसमें करंट फ्लो कर देते हैं। अब ऊष्मा नहीं खर्च होगी, उस तार के बंडल को हम ऐसे सुरक्षित रख लेंगे, बहुत दिनों तक रखे रहेंगे। जहां भी विद्युत की यानी बिजली की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास विद्युत ऊर्जा जो है वह सेफ है। उसी संचित विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम जहां भी कार्य पड़ेगा वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने में, बिजली को इकट्ठा करने में इस अतिचालकता के गुण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अतिचालक पदार्थों में यदि ज्यादा मात्रा में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो उस अवस्था में कोई भी ऊर्जा व्यय नहीं होती है।
ठीक है ना। इसका ये देखिए मुख्य उपयोग है, समझिए बात को। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर भेजना हो, प्रतिरोधात्मक ह्रास को कम करते हुए, विद्युत ऊर्जा के ह्रास को कम करते हुए, तो हम क्या करते हैं, अतिचालकता का प्रयोग करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थों का जो गुण होता है, ये इसी गुण का नाम क्या है, अतिचालकता। क्या नाम इसका है, अतिचालकता। चलिए अगला है, अगला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, है ना। कार्बन प्रतिरोध क्या मतलब हुआ, देखिए आप जो है अगर तारों के माध्यम से कहीं प्रतिरोध लगा रहे हैं, प्रतिरोध लगाने तरीका क्या है, तारों के माध्यम से, क्योंकि किसी परिपथ में बिना प्रतिरोध के तो काम चलेगा नहीं। प्रतिरोध का रहना तो जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि प्रतिरोध हर जगह शून्य रहेगा तो भी मतलब अच्छा रहेगा आपका। प्रतिरोध के बिना जो है वो काम ही नहीं चलेगा। अगर ये बल्ब के फिलामेंट में, टंगस्टन में प्रतिरोध ना होता तो क्या ये चमकता, नहीं चमकेगा ना। प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध में विद्युत धारा व्यय होती है, वही विद्युत धारा आपकी प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में प्रकट होती है। तो बिना प्रतिरोध नहीं चमक पाएगा ये। प्रतिरोध नहीं होता तो आप प्रेस करते हैं ना, कपड़े प्रेस करते हैं, उस प्रेस में जो फिलामेंट लगा होता है, समझ रहे हैं, या बिजली का हीटर लगा होता है, उसका पानी वाला हीटर, या जो खाना बनाने वाला हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का वायर होता है ना, तो प्रतिरोध के कारण ही तो वो चमकता है, ऊष्मा देता है। अगर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए तो ऊष्मा क्यों उत्पन्न होगी। लेकिन हमको ऊष्मा की जरूरत वहां पे है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित उपकरण है वो, तो ऊष्मा की आवश्यकता हमको है, इसलिए प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो प्रतिरोध तो हर परिपथ के लिए आवश्यक है, समझ रहे हैं ना। जैसे घर्षण हर जगह है, घर्षण की बुराई भी है, घर्षण की आवश्यकता भी है, दोष भी है, गुण भी है। तो वैसे ही प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो जब किसी परिपथ में प्रतिरोध हम लगाते हैं तो तारों के माध्यम से लगाते हैं, समझ रहे बात को। प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, आपने पढ़ा है। तो ज्यादा लंबा तार लेंगे तो परिपथ में ज्यादा प्रतिरोध लगेगा, कम लंबा तार लेंगे, छोटा तार लेंगे तो परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को। ज्यादा लंबा तार है ज्यादा प्रतिरोध, कम लंबा तार है कम प्रतिरोध। लेकिन अगर किसी परिपथ में ज्यादा प्रतिरोध लगाना है, जैसे लगाना है हमको 3400 ओम का प्रतिरोध लगाना है, 3500 ओम का प्रतिरोध लगाना है, 5000 ओम का प्रतिरोध लगाना है, या 10,000 ओम का, या 10 लाख ओम का प्रतिरोध लगाना है, तो प्रतिरोध जो है वो अगर बड़े लगाने हैं तब क्या करेंगे, तब वहां पर अगर हम तार के माध्यम से प्रतिरोध लगाएंगे तो बहुत लंबा तार हो जाएगा, उपकरण से बड़ा तो तार ही हो जाएगा प्रतिरोध लगाने वाला, पूरे उपकरण की बात ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जहां पर उच्च प्रतिरोध लगाने होते हैं तो सूक्ष्म स्थान में उच्च प्रतिरोध लगाने के लिए कार्बन प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्बन प्रतिरोध जो है एक उच्च प्रतिरोध है, ठीक है, जो कि किसी परिपथ में लगाया जाता है। क्या इसकी विशेषता होती है, ये प्रतिरोध सस्ते पड़ते हैं, सस्ते होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ये प्रतिरोध कम स्थान घेरते हैं, ये प्रतिरोध अति उच्च होते हैं। समझ रहे बात को। कई तरह के जो है इनके लाभ होते हैं, इनको किसी परिपथ में आसानी के साथ जो है वो लगाया जा सकता है। क्या हो सकता है, आसानी के साथ हम इसको लगा सकते हैं कार्बन प्रतिरोध को। समझ गए बात को। अब तार का प्रतिरोध निकालना अगर होगा तब तो हम तार की लंबाई को देखते हैं, तार का घनत्व देखते हैं, क्या उसका विशिष्ट प्रतिरोध है, किस धातु का बना हुआ है, ये सब देखते हैं तो प्रतिरोध निकलेगा वहां से, मोटाई कितनी तार की है गणना करेंगे हम। लेकिन कार्बन प्रतिरोध कहीं पर अगर लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी है,
कितना प्रतिरोध किस परिपथ में लगा हुआ है। अगर किसी परिपथ में कार्बन प्रतिरोध के लगे होने की मात्रा आपको निकालनी है कि इतना प्रतिरोध कार्बन का लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब वहां पर हम वर्ड कोड का प्रयोग करते हैं। वर्ड कोड, ठीक है। तो एक वर्ड कोड बनाया गया है, वो मैं वर्ड कोड आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। वर्ड कोड को आप याद रखेंगे, उसी वर्ड कोड के हिसाब से ही आप बता सकते हैं कि ये प्रतिरोध इतने ओम का लगा होगा, ठीक है। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, है ना। कार्बन प्रतिरोध बहुत सूक्ष्म होते हैं। आप एटीएल लैब में है भी, छोटा छोटा प्रतिरोध जो है, जो बच्चे आए थे वो देखे भी होंगे, छोटा छोटा प्रतिरोध है, इतना छोटा सा होता है, बिल्कुल, है ना। छोटा सा ऐसे प्रतिरोध होता है, इस पर 4 पट्टियां बनी होती हैं। जो पट्टियों का रंग है उसी के हिसाब से वर्ड कोड बनेगा आपका, और उसी के हिसाब से उस प्रतिरोध की वैल्यू निकलेगी। तो 4 जो है पट्टियां बनी होती है, इसमें 3 पट्टी एक साथ होती है ना, मतलब बगल बगल होती है, और चौथी पट्टी जो है थोड़ी सी दूर होती है। इन चारों का अपना रंग अलग अलग होता है। इन चारों का जो रंग है कैसा होता है, अलग अलग होता है। एक पट्टी ये है, दूसरी पट्टी ये, तीसरी ये, चौथी ये, समझ रहे हैं। चारों पट्टियों का रंग अपना अलग अलग होता है। इस पट्टी का चौथी जो पट्टी है, इसका रंग जो है वो या तो गोल्डन हो सकता है या तो सिल्वर हो सकता है ना। या तो गोल्डन होगा और या तो सिल्वर होगा, और या तो कोई रंग नहीं होगा। समझ रहे बात को, या तो गोल्डन होगा या तो सिल्वर होगा और या तो कोई रंग नहीं होगा। समझ रहे बात को। लेकिन इन तीनों के जो रंग है पट्टियों के, ये कई तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से रंग है, कौन कौन सा वर्ड कोड है, वो मैं लिख दे रहा हूं, याद कीजिए, और 2 मिनट में आपको बता दूंगा कैसे ये वर्ड कोड के हिसाब से कैसे प्रतिरोध का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये ऐसे आप BBROY, BB रॉय, ठीक है। ठीक है ना, BB रॉय, GBVGB, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो जरा सा। BB याद करने के लिए, BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना। और कहीं आप किताब में और एक सूत्र दिया है, अभी बताते हैं आपको। पहले इसको ऐसे देख लीजिए, इसका रंग क्या है, B फॉर क्या है, ब्लैक, यहाँ B फॉर क्या है, ब्राउन, समझ रहे ना। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, G फॉर वायलेट, G फॉर ग्रे, W फॉर व्हाइट, ठीक है ना। BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो जो है आप ऐसे सीधे इसको भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये रंगों का आपका क्रम है, इसको आप याद कर सकते हैं। ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, ठीक है। ये है आपका। और यहाँ पर जो है 3 आपको बता ही दिया हमने, या तो इसका रंग जो है गोल्डन होगा, या तो इसका रंग सिल्वर होगा, या तो कोई रंग नहीं होगा। समझिए बात को। अच्छा, ब्लैक को आप ऐसे जीरो याद रखिए, ब्राउन बी को, दूसरे वाले बी को 1, ब्राउन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका। ये तीनों जो आपके पट्टियां होती हैं, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, ये तीनों जो पट्टियां होती हैं ये कार्बन प्रतिरोध के मान को दिखाती हैं, कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होती है ये दिखाती है। और जो चौथी पट्टी हमारी होती है वो इस कार्बन प्रतिरोध की विश्वसनीयता को दिखाती है कि जो आपने अंदाज करके इतना परसेंट बता दिया है कार्बन प्रतिरोध को, इसकी विश्वसनीयता कितनी है। क्योंकि ये कार्बन प्रतिरोध का मान एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। जैसे ये 10 की घात में निकलेगा, अगर 45 इंटू 10 पावर 2 है तो 45 तो हो गया। अगला अगर बनेगा लोएस्ट तो 46 बनेगा, 5 के बाद 6 रहेगा, 46 इंटू पावर 2 हो सकता है 46 बनेगा। तो 45 तो या तो बताएगा या 46 बताएगा, 45 और 46 के बीच में तो नहीं बताएगा। इसलिए इसकी विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रहती है, ये औसत मान को बताता है। तो अगर गोल्डन पट्टी यहाँ चौथी वाली है, चौथी पट्टी जो है वह विश्वसनीयता को दिखाती है। अगर इसका कलर गोल्डन है तो इसकी विश्वसनीयता ±5% होती है। कितनी होती है? ±5%। अगर सिल्वर पट्टी है तो इसकी विश्वसनीयता ±10% होती है। और अगर ये नन है, मतलब कोई रंग नहीं है, तो इसकी विश्वसनीयता ±20% होती है। कितनी होती है? ±20%। मतलब अगर 100 ओम ये बताएगा तो 20% कम ज्यादा हो सकता है, या अगर गोल्डन अगर है तो 100 बताएगा तो 5% कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब तक समझ गए आप इसको? तो ये बी रॉय, ठीक है। यहां पर ऐसे याद करने तरीका एक और है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, बी रॉय, ये नाम हो गया ये किसी का, बी रॉय नाम है, ऑफ कहां के हैं? ग्रेट ब्रिटेन, हैज कौन है उनके पास? वेरी गुड वाइफ, वियरिंग मतलब पहने हुए, क्या पहने हुए है? गोल्डन सिल्वर नेकलेस, नेकलेस मतलब हार, ठीक है, नेकलेस। तो इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, और चाहे साड़ू जैसे भी आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कोड आप याद कर लिए कि ब्राउन ब्लू का कोड क्या है, ग्रीन का कोड क्या है, व्हाइट कोड, येलो कोड क्या है, ऑरेंज का क्या है, ये कोड आपको याद रहेगा तो बस आप आसानी से बता देंगे कौन सा रंग है। अब सपोज कीजिए कि पहली पट्टी जो है इसका कलर जो है वह येलो है। पहली पट्टी कलर क्या है? येलो है। दूसरी पट्टी कलर जो है वो ऑरेंज है। तीसरी पट्टी कलर जो है वह ग्रे है। क्या है? ग्रे, ग्रीन नहीं, ग्रे। क्या कलर इसका है? ग्रे। हो गया। पहली पट्टी कलर क्या है? येलो है, दूसरे का ऑरेंज है, तीसरे का ग्रे है। चौथी पट्टी कलर जो है मान लीजिए सिल्वर है। ऐसे जो आपको कार्बन प्रतिरोध मिला रहेगा उसमें ऐसे 4 पट्टी बनी रहेगी, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पट्टी का रंग भी आप पहचान जाएंगे। तो पट्टी का रंग पहचान जाएंगे तो तुरंत आप गुणा भाग कर लीजिए कि कितने ओम का प्रतिरोध इससे बन सकता है, अर्थात ये हमारा जो कार्बन प्रतिरोध है यह लगभग कितने ओम का है। समझ गए? तो क्या करेंगे हम? पहले हम पहली पट्टी का रंग क्या है? येलो है। येलो है, येलो देखिए येलो कोड क्या है? 4, तो हम 4 लिख लेंगे। 4 लिख लिया हमने। दूसरी पट्टी क्या कलर है? ऑरेंज है, ऑरेंज को क्या लिखते हैं? 3, तो 3 लिख लिया हमने। बस 2 अंक लिखेंगे, दोनों पट्टी से 2 अंक हो गया। यहां इंटू लगा देंगे, फिर 10 की पावर लगाएंगे। यहां पे हम 10 की पावर, यहां जो तीसरी वाली पट्टी है उस तीसरी वाली पट्टी का जो कोड यहां मिलेगा वो 10 की घात में करके तब गुणा यहां किया जाएगा। ठीक है ना? इससे ग्रे आपका है, तो ग्रे की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो ग्रे की वैल्यू 8 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10 पावर 8 हो जाएगा। अब 10 पावर 8 हो जाएगा तो 43 इंटू 10 पावर 8 हो गया। यही आपका कार्बन प्रतिरोध की इसकी वैल्यू हो गई। और विश्वसनीयता कितनी है? क्योंकि सिल्वर अगर है तो +10% है, तो इसी में लगा देंगे आगे +-10%। तो यही ऐसे पूरा लिख देंगे हम, तो ये कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी। कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना?
तो ये जो आपका सिस्टम पूरा है वो क्या है, कार्बन प्रतिरोध और वर्ड कोड। तो एक वर्ड कोड है जिसके माध्यम से हम कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। पहली पट्टी के रंग से बना हुआ जो कोड है उसको यहाँ रखेंगे, दूसरी पट्टी के रंग से बना कोड इसके बगल में रखेंगे, इंटू करके 10 लगाएंगे और 10 की घात में जो है तीसरी पट्टी के रंग से बना हुआ जो कोड है वह कोड ऊपर लगा करके प्लस माइनस या तो 5% रहेगा गोल्डन रहने पर, या 10% रहेगा सिल्वर रहने पर, या 20% रहेगा नन रहने पर, कुछ भी नहीं रहने पर। समझ गए बात को? चलिए देखिए, अब इसके बाद कार्बन प्रतिरोध आप जान गए। अब इसके बाद है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ा होगा, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का दो तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसको बता दे रहे हैं ऐसे शार्ट में, आप जानते हैं सबको क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, अगर हमारा ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध हमारे पास हैं। पहले प्रतिरोध की वैल्यू है R1, दूसरे प्रतिरोध की वैल्यू है R2, तीसरे प्रतिरोध की वैल्यू है R3। तो R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हमारे पास है, तीनों एक सेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? धारा सेल से निकल करके जा रही है। तो जब पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और ऐसे आगे भी हो, तो इस तरह का जो संयोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। समझ गए बात को? तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वह पहले प्रतिरोध से धारा निकलकर दूसरे में, दूसरे से निकल करके तीसरे में जाती है। ठीक है, तो एक ही धारा I जो है वह पूरे परिपथ में बहती है, सभी प्रतिरोधों से होकर गुजरती है ये। ठीक है, विभवांतर जो आरोपित होता है इस सेल के माध्यम से, बैटरी के माध्यम से, वह पूरे प्रतिरोधों पर मिला करके एक साथ बैठता है। मतलब पूरा विभवांतर पूरे तीनों प्रतिरोधों पर मिला करके एक साथ आरोपित होता है। तो मान लीजिए पूरा विभवांतर जो आरोपित हो रहा है वह V है, तो कुछ विभवांतर पहले वाले प्रतिरोध के सिरों पर, कुछ दूसरे वाले के सिरों पर, कुछ तीसरे वालों के सिरों पर। कहने का मतलब V1 प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध के सिरों पर, V2 जो है वह दूसरे वाले प्रतिरोध के सिरों पर और V3 तीसरे वाले प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहली चीज तो ये हो गया कि टोटल जो आपका विभवांतर है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। कुल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। तो इतना है। अगर हम अलग अलग तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग ओम का नियम लगा दें, पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएं अलग से, दूसरे के लिए अलग से, तीसरे के लिए अलग से, तो ओम का नियम पता ही है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो यहां V1 की जगह हो जाएगा I इंटू R1। I1 I2 नहीं कर रहे हैं क्योंकि I ही सब में जा रहा है, तो V1 की जगह हो जाएगा I R1, V2 की जगह हो जाएगा I R2 और V3 की जगह हो जाएगा I R3। समझ गए बात को? I R1, I R2 और I R3 ये किसकी वैल्यू हो गई? ये V की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? ये V की वैल्यू हो गई। तो V इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर हो गई इतनी? अब अगर संपूर्ण प्रतिरोध को हटा करके, जो यहां पर ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, इस संपूर्ण प्रतिरोध को हटा करके इसके स्थान पर हम एक अकेला प्रतिरोध ऐसा लगा दें, ठीक है, जिसका कार्य वही हो
जो ये सभी प्रतिरोध मिलकर करते हैं। कहने का मतलब कि सभी प्रतिरोध जो है मिल करके जो कार्य करते हों, अगर इन सबको हटा करके एक अकेला हम प्रतिरोध लगा दें जिससे कि वो अकेला प्रतिरोध वही काम करे जो ये तीनों मिलकर करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये जो प्रतिरोध हमारा है वह इन सबका तुल्य प्रतिरोध है। तो क्या होगा, सूत्र यहां लग जाएगा फिर V इक्वल टू क्या होगा, IR, प्रतिरोध अकेला हो गया और धारा उसी अकेले में जाएगी फिर, ठीक है। तो IR हो गया, इधर हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस I3R3, ये तीनों के अलग अलग के लिए है और तीनों के इक्विवेलेंट के लिए है। I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन है। कौन संयोजन है ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। समझ गए बात आप, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है ये।